गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरएस फिजिक्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका स्वागत है। पिछली जो अपनी प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने परावर्तन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल थी उनकी प्रॉब्लम को सोल्व किया था। आज हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो ऑप्टिक्स के अंदर एक नई घटना को अपन लोग लेके आए हैं जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसके बारे में आपको पढ़ना है। इससे पहले आज जो है हम अपवर्तन की परिभाषा को देखेंगे और इसके जो नियम हैं, उदाहरण हैं, कहाँ कहाँ पे इनका डेली लाइफ के अंदर अपवर्तन को हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे देखा है, उन चीज़ों के ऊपर अपन कमांड करेंगे। देखो, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। परावर्तन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम काम में आता था। मैंने क्या बताया था, एक चिकना पॉलिश क्या पृष्ठ होता है, एक ही माध्यम काम में आता है। या तो सघन माध्यम काम में आएगा या फिर कौन सा माध्यम काम में आएगा, विरल माध्यम काम में आएगा। प्रकाश किरण एक माध्यम से आती थी, या तो सघन माध्यम से आएगी, सघन माध्यम में क्या होगी, वापस जाएगी। विरल माध्यम में आएगी, विरल माध्यम में क्या होगी, वापस जाएगी। लेकिन अपवर्तन के अंदर दोनों माध्यम काम में आएंगे, विरल माध्यम भी काम में आएगा और सघन माध्यम भी काम में आएगा। देखो क्या होता है, जैसे मान लो विरल माध्यम एक हल्का माध्यम होता है जहाँ पे क्या पाई जाती है, निर्वात पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, विरल माध्यम बोलते हैं। और विरल माध्यम से मैंने बताया थोड़ा सा भी जो भारी माध्यम होगा वो क्या कहलाएगा, सघन माध्यम कहलाएगा। ये मैंने जल ले लिया यहाँ पे, और जल जो होता है ये वायु से थोड़ा सा भारी है, तो ऊपर वाला तो कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है, और ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है ये, सघन माध्यम। विरल माध्यम और कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अपवर्तन के अंदर दोनों माध्यम काम में आएंगे, विरल माध्यम भी काम में आएगा और कौन सा माध्यम काम में आएगा, सघन माध्यम भी काम में आएगा। अब ये घटना दोनों से होती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तब भी अपवर्तन होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तब भी अपवर्तन होगा। मैं आपको दोनों केस लेकर के बता रहा हूँ कि विरल से सघन में आएगी तब क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, और सघन से विरल में आएगी तब क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब देखना, ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। पहले केस के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है। देखो, दैट सपोज इट, ये प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण इसके ऊपर आकर के गिरी, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। अब जैसे ही, हमेशा याद रखना, मैंने आपको बताया कि विरल माध्यम एक हल्का माध्यम होता है, यहाँ पे निर्वात पाई जाती है, और निर्वात के अंदर जो प्रकाश का वेग होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और उसका मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो विरल माध्यम में, निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे मान लो प्रकाश की चाल है v, इससे तो थोड़ी सी ये जो v का मान होगा वो c से हमेशा क्या होता है, कम ही होता है, ठीक है ना। c का मान हमेशा ज्यादा होगा, v का मान हमेशा क्या होगा, कम होगा। दोनों ही केस के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। अब देखो, ये ज्यादा स्पीड से आई थी, जैसे ये इस जल के अंदर प्रवेश करेगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे इसका स्पीड वेग कम हो जाएगा तो ये सीधी सीधी जाने की बजाय थोड़ी सी जो है ये अपने पथ से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, अपने रास्ते से क्या हो जाएगी, भटक जाएगी। और हमेशा याद रखना, ये थोड़ी सी तो भटकती है। देखो, ये आपतित किरण होगी, इसके अंदर जो किरण जाएगी सीधी सीधी जाने के बजाय इधर आएगी या फिर इधर आएगी, उस किरण को अपन एक नाम देंगे, क्या बोलेंगे उसको, अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। आपतित किरण को और अपवर्तित किरण को अलग करने के लिए काल्पनिक रेखा खींचेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक अभिलंब खींच दिया, दैट सपोज ये अपना एक अभिलंब है जिसको बोलते हैं नॉर्मल एन, ठीक है। अब ये जो आपतित किरण आई है, ये आपतित किरण इस अभिलंब से, आप मेरे को बताओ, दूर हटेगी या फिर पास में आएगी। तो हमेशा याद रखना, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो सघन माध्यम प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस कंडीशन के अंदर जो किरण है ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, थोड़ी सी किधर मुड़ जाएगी, थोड़ी सी अंदर की तरफ मुड़ जाएगी। तो प्रकाश किरण का, इस किरण का नाम क्या होता है, जो आ रही है उसको बोलते हैं आपतित किरण। जो किरण टकरा करके पानी के अंदर थोड़ी सी विचलित हुई अपने रास्ते से, इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको, अपवर्तित किरण। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब सुन मेरी बात, ये थोड़ी सी भी ऐसी आएगी, ठीक है। तो प्रकाश का
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित हो जाना, ये घटनाएं क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। इसी प्रकार से देखो, जब ये प्रकाश किरण सपोज करो कि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो इसके सघन माध्यम में चाल तो क्या है? कम है। विरल माध्यम में चाल क्या होती है? c, और सघन माध्यम में चाल क्या होती है? v। अब सघन माध्यम में इसकी चाल ज्यादा, जैसे ये विरल माध्यम के अंदर जाएगी, जैसे ये जल से एक प्रकाश की किरण सपोज करो कि वायु के अंदर जाएगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, इसका वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस कंडीशन के अंदर आपको हमेशा याद रखना है, ये जो है अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हटेगी। अभिलंब से क्या होगी? दूर हटेगी। ये किरण कौन सी थी? आपतित किरण। ये किरण कौन सी है? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। बोलो कोई डाउट है तो वही बात है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। दोनों ही केस के अंदर अपने रास्ते से क्या हो जाएगी? वो विचलित हो जाएगी। जब वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब अभिलंब की तरफ मुड़ती है, जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। क्यों? क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। पहली बात तो ये। अब देखो, इसके भी दो नियम है भाई। दोनों नियमों के अंदर देखो, पहला नियम क्या बात बोलता है? अपवर्तन के नियम। नियमों के अंदर पहला नियम सिंपल सा है। पहला नियम वही है जो अपन परावर्तन के अंदर पढ़ते थे। वहां पे आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण दोनों के तीनों एक ही समतल के अंदर होती थी। यहाँ पे भी देखो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब एक समतल में एक बिंदु के ऊपर मिलते हैं। ठीक है, एक ही बिंदु पे मिलते हैं। ये बिंदु कौन सा होता है? जहां से दोनों अलग होती हैं, आपतित किरण अपवर्तित किरण जहां से अलग होती हैं, उसी बिंदु के ऊपर तीनों एक बार मिलती है। तो ये तो कौन सा नियम होगा? इसके अंदर भी लागू हो जाएगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक समतल में एक बिंदु के ऊपर मिलते हैं जहां से ये अलग होती हैं। ठीक है, इस नियम को क्या बोलते हैं? अपवर्तन का पहला नियम तो सिंपल सा ही है। दूसरे नियम को पढ़ने से पहले मैं आपको दो कोणों की परिभाषा वापस बताऊंगा। आपको देखो, मैंने पिछली बार क्या बताया था कि जो किरण आपतित होती है वो अभिलंब के साथ में कौन सा कोण बनाएगी? आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। किससे शो करते हैं इसको? आई से। जो किरण अपवर्तित होगी वो क्या बनाएगी? अभिलंब के साथ में अपवर्तन कोण। वहां पे परावर्तन कोण होता था, यहाँ पे कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण को बोलते हैं इंग्लिश के अंदर रिफ्रैक्टेड एंगल। ये रिफ्रैक्टेड रे है, एंगल को क्या बोल देंगे? रिफ्रैक्टेड एंगल। और किससे शो करेंगे इसको? स्मॉल आर से। ये कौन सा एंगल हो जाएगा? इंसिडेंट एंगल है, तो क्या हो जाएगा? आई। ये अपवर्तित किरण बना रही है अभिलंब के साथ में, ये कौन सा हो जाएगा? अपवर्तन कोण हो जाएगा आर। ठीक है, अब ये नियम क्या बात बोलता है सुनो। पहले तो आप मेरे को एक बात बताओ, इस केस के अंदर, इस डायग्राम के अंदर आपतन कोण का मान ज्यादा है कि अपवर्तन कोण का मान ज्यादा है? पहले सपोज करके देखो, ये मान लो 60 डिग्री कोण पे आई थी, तो क्या 60 डिग्री कोण पे वापस जा रही है क्या? नहीं, ये अभिलंब की तरफ मुड़ गई तो कोण का मान क्या हो गया? कम हो गया। इस केस के अंदर हमेशा याद रखेंगे, आपतन कोण का मान तो ज्यादा होता है और अपवर्तन कोण का मान क्या होता है? कम होता है। इस केस के अंदर बताओ, आपतन कोण का मान ज्यादा है कि अपवर्तन कोण का मान ज्यादा है? अगर ये 60 डिग्री कोण पे जा रही थी तो 60 पे थोड़ी जा रही है, अभिलंब से दूर हट गई तो कोण का मान क्या हो गया? बढ़ गया। कोण का मान बढ़ गया तो क्या हो गया? एंगल आर का मान क्या हो गया? ज्यादा हो गया। एंगल आई का मान क्या है इस केस के अंदर? कम है। इस केस के अंदर एंगल आर ज्यादा होता है, एंगल आई क्या होता है? कम होता है। परावर्तन के नियम के अंदर जो तरंग किरण आ रही थी वही किरण क्या हो रही थी? जिस कोण पे आ रही थी उसी कोण पे क्या हो रही थी? वापस जा रही थी टकरा के। 30 डिग्री पे आ रही थी तो 30 डिग्री पे क्या हो रही थी? वापस जा रही थी। लेकिन इसके अंदर देखो, चेंजमेंट, बहुत सारे चेंजमेंट हो रहे हैं। वहां पे एक माध्यम काम में आता था, या फिर दो माध्यम काम में आ रहे हैं। वहां पे जिस याद करो, जिस स्पीड से वो किरण आ रही थी उसी स्पीड से क्या हो रही थी? वो वापस जा रही थी। तो विरल माध्यम में सी वेग से आ रही थी, सी वेग से क्या हो रही थी? वापस जा रही थी। लेकिन यहाँ पे स्पीड पहले ज्यादा है, फिर क्या हो गई? कम। पहले कम थी, फिर क्या हो गई? ज्यादा। स्पीड में भी क्या हो गया? चेंजमेंट आ गया। वेग भी क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। तीसरी की बात, वहां पे जो कोण आपतन कोण का मान था वही किसका मान था? परावर्तन कोण का मान था। जितना मान आई का था उतने मान किसका था? आर का था। लेकिन यहाँ पे देखो, इस केस में तो एंगल आई का मान ज्यादा है और इस केस के अंदर एंगल आर का मान ज्यादा है। तो दोनों ही सारी की सारी चीजें क्या हो रही हैं? उससे अलग है। अब ये नियम क्या बात बोलता है? इस नियम को पढ़ने से पहले मैं आपको देखो इस नियम को बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। थोड़ा इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं पूरी बात को, या तो ये डायग्राम से या फिर उस डायग्राम से। इधर मैं आपको समझाता हूँ, इस डायग्राम से समझा देता हूँ स्नेल का नियम।
स्नेल के नियम के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, उनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पहला नियम तो सिंपल सा ही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक समतल में एक ही बिंदु पर मिलते हैं। पहला नियम तो सिंपल सा है। दूसरा जो नियम है, इस दूसरे नियम को, द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी बोलते हैं। द्वितीय नियम या स्नेल नाम का एक वैज्ञानिक था, उसके द्वारा दिया गया था, इसलिए इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम क्या बात बोलता है? इसके दो स्टेटमेंट हैं, दोनों स्टेटमेंट को मैं एक बार अलग अलग लिखता हूँ, फिर एक साथ उनको लिखेंगे। पहली बात तो वो बोलता है कि भाई वेग का मान भी चेंज हो रहा है, तो वेग के ऊपर भी स्टेटमेंट देता है। दूसरी बात वो बोलता है कि कोण का मान भी चेंज हो रहा है, तो कोण के ऊपर भी स्टेटमेंट देता है। वेग के ऊपर क्या स्टेटमेंट देता है स्नेल का नियम? वेग के ऊपर ये स्टेटमेंट देता है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है c, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है v। विरल माध्यम प्रकाश की चाल और सघन माध्यम प्रकाश की चाल का अनुपात, ये कौन से केस के लिए है? इस केस के लिए, अगर आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तब आपको क्या करना है, आपतन जो है विरल माध्यम का वेग आपको क्या रखना है ऊपर, और सघन माध्यम का वेग क्या रखना है नीचे। अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती, तो आपको सघन माध्यम का वेग ऊपर किसका मान रखना पड़ता, v का मान ऊपर रखना पड़ता और c का मान कहाँ पे रखना पड़ता, नीचे रखना पड़ता। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अभी मैं जो स्नेल का नियम लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ मैं कब, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम में जा रही है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तब की बात चल रही है कोणों को लेकर के, सॉरी वेग को लेकर के, कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात किसी माध्यम के लिए नियत रहता है। किसी माध्यम के लिए क्या रहता है, नियत रहता है, और इसको बोलते हैं माध्यम का अपवर्तनांक, और इसको n से शो करते हैं। किससे शो करते हैं इसको, n से। एक स्टेटमेंट तो ये दिया था चालों को लेकर के, किसने, स्नेल ने। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया, दूसरा स्टेटमेंट दिया कि भाई कोणों का मान भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कोणों के ऊपर क्या बात बताई, एंगल के ऊपर क्या बात बताई कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किसी माध्यम के लिए नियत रहता है। अब ज्या का मतलब क्या होता है, देखो साइन कोस टेन के अंदर साइन को बोलते हैं ज्या, कोस को बोलते हैं कोज्या, टेन को बोलते हैं स्पर्शज्या। अब हिंदी में इनके नाम भाई ऐसे ही आपको याद रखने पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं इनका। तो देखो क्या बात बोलता है, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किसी माध्यम के लिए क्या रहता है, नियत रहता है, और उसको क्या बोलते हैं, उस नियतांक को क्या बोलते हैं, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं, ये बोलते हैं। ये दोनों आए, इन दोनों से मिला करके मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या, कि ये जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है ये c बटा v के भी बराबर है, और साइन i बटा साइन r के भी क्या है, बराबर है। दोनों से मिला करके ये स्टेटमेंट अपन ने निकाल लिया, इसको बोलते हैं स्नेल का नियम। अगर प्रश्न के अंदर आपको चाल देता है कि एक प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, जैसे मान लो वायु से और जल के अंदर जाती है, या फिर कांच के अंदर जाती है, तो वायु से कांच में जाती है, तो कांच में जाने पर उसका वेग सपोज करो कि हो जाता है 2 × 10⁻³ कितना हो जाता है, 2 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो बताओ उस माध्यम का जिसमें वो गई है, कांच में गई है, जल में गई है, जल में गई है तो जल का अपवर्तनांक आपसे पूछ लेगा, कांच में गई तो कांच का अपवर्तनांक आपसे पूछ लेगा, ऐसे आपका अपवर्तनांक का मान आपसे पूछेगा, n का मान आपसे पूछेगा। ठीक है, कोण का मान बोल दे कि एक प्रकाश की किरण वायु में जब आपतित होती है तो 30 डिग्री का कोण बनाती है, और वायु से जब वो जल में जाती है तो वह 60 डिग्री का अपवर्तन कोण बनाती है। क्या सही है, क्या परसेंट नहीं है, 30 पे आई थी तो 60 पे नहीं जा सकती, 30 से क्या होगा अगले का मान, 20 10 30 तक हो सकता है, लेकिन 30 भी नहीं होगा, 30 से क्या होगा, कम ही होगा। स्टेटमेंट भी देकर के आपसे प्रश्न पूछेगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये प्रश्न का यही प्रश्न बढ़ते हैं, इसके ऊपर घातक घातक बातें हैं, इनको याद रखना। पहले तो मैं आपको वापस बताऊं स्नेल का नियम क्या है। स्नेल का नियम क्या बात बोलता है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या रहता है, किसी माध्यम के लिए नियत रहता है, उसको क्या बोलते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक। कोणों के ऊपर क्या बात बताई, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या रहता है, नियत, उसको क्या बोलते हैं, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। दोनों से मिलाकर के मैंने क्या लिख दिया, n बराबर c बटा v बराबर साइन i बटा साइन r।
न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, पहले मैं एक बार एन की बात करता हूँ। एन देखो क्या होता है, यहाँ एन को क्या बोलते हैं, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखो थोड़ी बहुत अपन एन की बात करते हैं, अपवर्तनांक की बात करते हैं। अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक का पहले बात तो आपसे कोई पूछे कि भाई क्या है अपवर्तनांक? अपवर्तनांक कोई राशि नहीं है, ये एक प्रकार की संख्या है। देखो इसका कोई मात्रक नहीं निकलेगा, ऊपर भी वेग है नीचे भी वेग है, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो कोई मात्रक तो निकलेगा नहीं। इस संख्या के अंदर इसके वेग में इसका वेग का भाग देंगे तो कोई ना कोई संख्या जरूर निकल के आएगी। तो ये एक प्रकार की क्या है, संख्या है। ऐसे कोणों के अंदर भी 30 डिग्री 60 डिग्री काटोगे तो कोई ना कोई संख्या निकल के आएगी। तो कहने का मतलब ये एक संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, पहली बात तो ये। और ये सघन माध्यम आपने कैसा लिया है उस माध्यम के ऊपर डिपेंड करेगा, और हर एक माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, अलग अलग होगा। विरल माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है, एन का जो अपवर्तनांक होता है, एन का मान प्रत्येक माध्यम के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। और इस एन के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि प्रकाश की किरण जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई है वो इस माध्यम में, देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई है तो इसकी तरफ ही मुड़ेगी, लेकिन कितना मुड़ेगी, थोड़ी सी मुड़ के रह जाएगी, ज्यादा मुड़ेगी, कम मुड़ेगी, वो डिपेंड करेगा कि आपने माध्यम कौन सा लिया है, और माध्यम कौन सा लिया और उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है। तो अपवर्तनांक जो होता है ये प्रकाश किरण के मुड़ने को बताता है, प्रकाश किरण के मुड़ने को बताता है। पहली बात तो सबसे काम की बात तो ये आपको याद रखनी है, मुड़ने को बताता है। अब ये उस माध्यम के अपवर्तनांक पर डिपेंड करेगा कि वो कितना है। एन का मान जितना ज्यादा होगा, एन का मान जितना ज्यादा होगा वो प्रकाश की किरण उतनी ही ज्यादा मुड़ेगी। इस बात को रट्टा मार के याद रखना। एन का मान जितना ज्यादा होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उस माध्यम के अंदर प्रकाश की किरण उतनी ही ज्यादा मुड़ेगी, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसके अंदर उतनी ही कम मुड़ेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात सुनो, अब देखो हर एक माध्यम के लिए इसका अपवर्तनांक क्या होगा, अलग अलग होगा। कुछ माध्यम हैं जिनके लिए अपवर्तनांक आपको याद रखना है। वायु के लिए, वायु बोल तो या फिर आप बोल सकते हो निर्वात, वायु या फिर निर्वात के लिए जो एन का मान होता है वो होता है 1.0003। इसको लगभग देखो इतनी जीरो आ गई, इसलिए इसको लगभग कितना मान लिया जाता है, 1 मान लिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अलग अलग माध्यम के लिए, कांच के लिए अलग होता है, इनके सब के लिए अलग होता है। यहां से देखो मैं एक स्टेटमेंट आपको निकाल के दिखा रहा हूं, सुनना भी। मैं आपको 3 माध्यम लेकर के दिखाता हूं। यहां से देखो एक बात सुनो, मैं इस फॉर्मूले की बात करता हूं एक बार वापस, n बराबर c बटा v की। यहां c क्या है, पहले तो एक बात बताओ, c क्या है, प्रकाश का निर्वात में चाल। c क्या है, प्रकाश की निर्वात में चाल या फिर वेग, और इसका मान कितना होता है, इसका मान फिक्स अभी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ही होता है। तो ये तो हो गया एक प्रकार का, क्या हो गया, नियत हो गया। क्या हो गया, नियतांक हो गया, फिर नियत हो गया। जब आप बराबर को और नियतांक को हटाते हो तो इसकी जगह पे क्या लगाओगे, समानुपाती का निशान। किसका निशान लगाओगे, समानुपाती का निशान। तो n और v एक दूसरे के क्या हो गए, व्युत्क्रमानुपाती हो गए। इस बात को याद रखना। मतलब सघन माध्यम में चाल ज्यादा होगी तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। जिस माध्यम में चाल कम, या फिर ऐसे मान लो जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उसमें चाल उतनी ही क्या होगी, कम होगी। जिस माध्यम में अपवर्तनांक कम होगा उसका चाल उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए सबसे कम अपवर्तनांक जो माना जाता है वो निर्वात का माना जाता है। और निर्वात का अपवर्तनांक कितना माना जाता है, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, 1 माना जाता है। इसलिए अपवर्तनांक उसका कम है, इसलिए प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है, विरल माध्यम में होती है, निर्वात में होती है। और वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब देखो मैं आपको वापस 3 माध्यम लेकर के दिखाता हूं। मैंने सपोज करके देखो, एक तो लिया कांच, एक मैंने लिया जल, एक मैंने ले ली सपोज करके देखो वायु। सपोज करो प्रकाश किरण निर्वात से आ रही है कांच में, निर्वात से आ रही है जल में, निर्वात से जा रही है वायु में। ऐसे आपको 3, मेरे को एक बात बताओ, इन तीनों के अंदर प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होगी,
वायु में होगी, सबसे ज्यादा किस में होगी, इसमें होगी या इसमें होगी या फिर इसमें होगी, तो सबसे कम किस में होगी, पहले तो ये बताओ सबसे ज्यादा किस में होगी, सबसे ज्यादा स्पीड किस में होगी, वायु में होगी, फिर किस में होगी, जल में होगी, और सबसे कम स्पीड किस में होगी, कांच में होगी। इसलिए हमेशा याद रखना, कोई आपसे पूछे ये तो इनके अपवर्तनांक का क्रम बताओ। अगर वायु में चाल सबसे ज्यादा है तो वायु का अपवर्तनांक सबसे क्या होगा, कम होगा। तो अपवर्तनांक जो है वायु का सबसे क्या होगा, कम होगा। फिर इसका देखो, इसके जिसमें चाल ज्यादा है तो अपवर्तनांक फिर इसका होगा, इसमें चाल सबसे कम है तो इसका अपवर्तनांक सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, इन तीनों की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है। ये काम काम की बातें थी कि एन जो है ये प्रत्येक माध्यम के लिए अलग अलग होगा, जिस माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान ज्यादा होगा उसमें स्पीड क्या होगी, कम होगी। आगे जाकर के हम लोग एक रिलेशन और भी पढ़ते हैं कि देखो c बराबर क्या होता है, न्यू लेमडा, क्या होता है, न्यू लेमडा। तो न्यू है, आवर्ती को अगर हम लोग नियत कर दें या फिर c को मान दें, इधर देखो आवर्ती को इधर ले आएंगे अगर अपन लोग, c बट्टे में क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे मान लो c बट्टे में न्यू बराबर में क्या हो जाएगा, लेमडा। या फिर उल्टा करें अगर अपन इसको कि लेमडा को इधर लेके आए तो आवर्ती, तो कहने का मतलब आवर्ती और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे क्या होंगे, उल्टे होंगे। आगे जाकर के एक रिलेशन और भी आता है कि वेग और तरंग दैर्ध्य भी एक दूसरे के क्या होंगे, उल्टे होंगे। इस रिलेशन को अपन बाद में हैंडल करेंगे, एक बार के लिए इतना याद रखो आप लोग। तो मैंने क्या क्या बता दिया आपको, प्रकाश का अपवर्तन की डेफिनेशन बता दी, अपवर्तन से रिलेटेड दो नियम बता दिए, दूसरा नियम के अंदर काफी बातें आपके सामने निकल के आई। स्नेल के नियम से रिलेटेड एन बराबर सी बटा वी, एन बराबर सी का मान फिक्स होता है, एन का मान ज्यादा होगा तो वेग का मान क्या होगा, कम होगा। इसलिए कुछ मैंने एग्जाम्पल्स के जरिए इनको समझाने का प्रयास किया। अब देखो कुछ हम बात करेंगे अपवर्तन के उदाहरणों की, और अपवर्तन को डेली लाइफ में आप कौन कौन से जगह पे यूज करते हो इनकी बात करेंगे। तो देखो ये तो हुई किताबी बातें। अगर किताबों से हटके हम लोग अगर डेली लाइफ के अंदर देखें कि भी अपवर्तन कहाँ कहाँ पे काम में आता है, अपवर्तन की पकड़ कैसे करनी है, आपको अपवर्तन को समझना कैसे, तो हमेशा याद रखना जब भी आपकी आंखों से या फिर प्रकाश की किरण को आप लोग देख रहे हो, जैसे सपोज करके देखो कि कोई कोहरा ही कोहरा है या फिर कोई धुआं फैला हुआ है, धुआं फैला हुआ है, अगर आप अपनी आंखों से देखोगे उस धुएं के पार, धुएं की दूसरी साइड के अंदर अगर कोई पंछी है वो उड़ रहा है या फिर कोई भी वस्तु है तो वस्तु आपको हिलती हुई दिखेगी। तो हमेशा याद रखना, देखो आपकी आंखों से कोई किरण गई, पहले कौन सा माध्यम था, विरल माध्यम, धुआं आया विरल माध्यम, धुआं से वो थोड़ा सा, धुआं जो है वो वायु से थोड़ा सा क्या है, भारी है, वो किसका काम करेगा यहाँ पे, सघन माध्यम का। तो जैसे अपनी किरण जाएगी तो सीधी सीधी जाने की बजाय जैसे वो सघन माध्यम में जाएगी तो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी, अपने पथ से क्या हो जाएगी, वो विचलित हो जाएगी। तो वो अपन को जो चीज दिख रही है, पंछी है फिर जो भी वस्तु है, वो अपन को क्या दिखेगी, हिलती हुई दिखेगी। एक देखना आप लोग, एक पानी से भरे हुए पात्र के अंदर जब आप कोई कच्ची पेंसिल की नोक डुबोते हो तो वो नोक जो है आपको क्या दिखेगी, तिरछी दिखेगी या फिर टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी या फिर मुड़ी हुई दिखेगी। ऐसा क्यों होता है कि आपकी आंखों से जो भी किरण गई तो पहले क्या था, विरल माध्यम था, पात्र के अंदर क्या रखा हुआ है, जल। तो जैसे विरल माध्यम से जाएगी, जल के अंदर जाएगी तो वो माध्यम क्या हो गया, चेंज हो गया। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। मुड़ेगी तो सीधी सी बात है क्या होगी, आपको वो तिरछी दिखाई देगी, सीधी सीधी दिखने की बजाय क्या होगी, वो तिरछी दिखाई देगी। ठीक, ऐसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक पर्सन आता है कई बार नेवी एयरफोर्स के अंदर कि समुद्र के किनारे पे कोई आदमी खड़ा हुआ है और समुद्र के जल के अंदर एक मछली है। अब वो आदमी उस मछली को देखता है तो उस आदमी को भी वो मछली जो है वो हिलती हुई दिखेगी या फिर तिरछी दिखेगी, और उस मछली को भी वो आदमी जो है वो क्या दिखेगा, हिलता हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों है, अगर हम लोग देखें तो अपने पहले क्या है, वायु है, निर्वात है, और जल के अंदर क्या है, सघन माध्यम हो गया। सघन माध्यम के अंदर कौन है, वो मछली है। तो माध्यम जैसे ही चेंज हो जाएगा तो पर अपनी जो लाइन थी, जो किरण थी, वो सीधी सीधी आने की बजाय थोड़ी सी क्या हो जाएगी, वो तिरछी हो जाएगी। तो ये सारे के सारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल हैं। कुछ एग्जाम्पल जो 10वीं 12वीं किताबों में दिए हुए हैं उनको थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। जैसे देखो एक आप लोग कांच की स्लेब लेते हो, कांच की स्लेब में आपको अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। देखो क्या होता है, कांच की स्लेब, ये अपवर्तन के उदाहरण चल रहे हैं अभी, क्या चल रहे हैं, उदाहरण।
उदाहरणों के अंदर ये मान के चलो, पहला एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। कांच की स्लेब में प्रकाश का अपवर्तन। इधर देख लो, कांच की स्लेब में प्रकाश का अपवर्तन। देखो क्या होगा। मैं आपके सामने कांच की स्लेब बनाता हूँ। ये वैसे लैब के अंदर जो है रखी हुई मिलेगी आपको स्कूलों के अंदर। ये मैंने कांच की स्लेब बना दी। कांच है भाई, ये थोड़ा वैसे धुंधला बना देता हूँ मैं इसको। किसकी स्लेब है? कांच की स्लेब है। ठीक है, कांच। तो कांच है तो इसका कोई ना कोई क्या होगा, अपवर्तनांक होगा, सघन माध्यम का काम करेगा। इसका अपवर्तनांक मान लिया मैंने कितना है, n। और इसके बाहर क्या है, हवा है, निर्वात है। इसका अपवर्तनांक क्या है, इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। n का मान कितना लेते हैं, इसका सामान्यतः 1 लेते हैं। तो ये हल्का माध्यम है, अंदर क्या है, भारी माध्यम है, सघन माध्यम है। अब दैट सपोज करके देखो कि कोई इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है। कहाँ पे खड़ा है कोई इंसान, यहाँ पे खड़ा है, और उसने कोई कील जो है, कील की नोक यहाँ पे लगाई। कहाँ पे लगा दी, यहाँ पे लगा दी। अब ये सोच रहा है, सपोज करके देखो, पहले उसने कांच की स्लेब नहीं रखी थी, तो ये जस्ट इसके सामने इसको दिखेगी ऐसी कैसी। लेकिन अब वो स्लेब लगा करके देखता है, ये कांच की कैसे पट्टिका सी होती है, वो पट्टिका रख के जब वो देखता है, तब देखना ये आपको इसको, आप लोग सोच के बताओ कि आपको सीधी सीधी दिखेगी या फिर इसको यहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी, कहाँ पे दिखेगी। आइडिया लगा के देखो। देखो क्या होगा, जैसे ही अपनी आंखों से ये प्रकाश की, मतलब इसकी आंखों से कोई किरण जाएगी, ये तो एकदम से निशाना मार के देखेगा सीधा का सीधा, लेकिन होता नहीं है ऐसा। जैसे ही कोई किरण जाएगी, सपोज करके देखो ये वाली किरण गई, गई है किरण, तो ये बाहर कौन सा माध्यम था, विरल माध्यम। इसके अंदर कौन सा माध्यम है, कांच कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। तो देखो सपोज करके देखो, मैं आपको यहाँ पे एक अभिलंब बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बना दिया अभिलंब नॉर्मल। अब ये प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ में कौन सा कोण बनाएगी, कौन सा कोण बना देगी, ये आपतन कोण। यहाँ पे इसने कौन सा कोण बना दिया, आपतन कोण। अब आप मेरे को बताओ, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो मैंने क्या बताया था कि विरल माध्यम प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, सघन माध्यम प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। अब देखना, अभिलंब की तरफ मोड़ो इसको, थोड़ी तो अभिलंब की तरफ ये मुड़ गई, थोड़ी ज्यादा ही मोड़ दी मैंने हालांकि। और कौन सा कोण बना देगी, ये अपवर्तन कोण बना देगी, आर। अब देखो वापस माध्यम चेंज होगा। अब ये सघन माध्यम से कांच से कहाँ पे जाएगी, वापस ये हवा के अंदर जाएगी। माध्यम चेंज होगा, माध्यम चेंज होगा तो वापस में एक अभिलंब आपको बना दिया मैंने, एन। माध्यम चेंज होगा। अब ये किरण जो है, ये किरण इस अभिलंब के लिए तो अपवर्तन कोण का काम कर रही थी, इस अभिलंब के लिए ये जो किरण है किसका काम करेगी, ये आपतन कोण का काम करेगी। और यहाँ पे मैं एक आपतन कोण बना देता हूँ। ये आई था, इस कोण को मैंने बना दिया आई डैश। कोई डाउट है? अब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो आप लोग बताओ, अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। ये मजेदार स्टोरी है। अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो आपको पता है कि विरल माध्यम में चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो अभिलंब से क्या होगी, ये दूर हटेगी। इसमें थोड़ी सी क्या हटा देता हूँ मैं अभिलंब से इसको दूर, और अभिलंब के साथ में कौन सा कोण बनाएगी, ये अपवर्तन कोण बना देगी, आर। ये जो थी स्टार्टिंग वाली, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण। ये किरण कौन सी हो जाएगी, अपवर्तित किरण। इस अभिलंब के लिए अपवर्तित किरण किसका काम करेगी, आपतित किरण का। ये फाइनली यहाँ से बाहर निकली है, जिसको बोलते हैं पारगमित। सबको पार करके निकल गई, इसको पारगमित भी बोल देते हैं, या फिर इसको निर्गत किरण भी बोल देते हैं। पारगमित या निर्गत किरण, पारगमित या निर्गत किरण। ठीक है जी। अब देखो, अपन ने जो पिन लगाई थी, वो पिन कहाँ पे थी, यहाँ पे थी। हमको ये पिन कहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी। तो तिरछी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, दिखनी चाहिए थी सीधी की सीधी। लगाई थी हमने यहाँ पे, दिख रही कहाँ पे है, ये यहाँ पे दिख रही है। तो क्या आपको ये प्रकाश की किरण जो अपने पथ से वितरित होती हुई दिखी कि नहीं दिखी? तो सीधी सी बात कोई पूछ ले आपको कि तो ये जो दूरी उत्पन्न हुई है, ये वाली जो दूरी उत्पन्न हुई है, ये वाली जो दूरी उत्पन्न हुई है इन दोनों किरणों के बीच में, क्या दोनों किरणों के बीच में, दोनों किरणें एक दूसरे के पार्श्व में है क्या, लंबवत है क्या?
इसको बोलते हैं पार्श्व विस्थापन। क्या बोलते हैं? पार्श्व विस्थापन। और ये काफी बार पूछा जाता है कि कांच की स्लेब में पार्श्व विस्थापन की जो स्थिति उत्पन्न होती है वो कौन सी घटना के कारण उत्पन्न होती है? तो कौन सी घटना है? ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। कोई आपसे पूछे कि पार्श्व विस्थापन की परिभाषा बताओ, तो आप क्या बोलोगे? कांच की स्लेब में ये कौन सी किरण बढ़ाई है मैंने आगे? आपतित किरण। आपतित किरण और पारगमित किरण के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं? पार्श्व विस्थापन बोलते हैं। सीधी दूरी को क्या बोलते हैं? पार्श्व विस्थापन। कोई डाउट है इसके अंदर? ये वाली थोड़ी सी एकदम से आपको जो है बार बार देखना, समझना इनको प्रैक्टिकली जो है रियल लाइफ के अंदर अपवर्तन हम लोग ये प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं 12वीं क्लास के अंदर प्रैक्टिकलों के अंदर। एक प्रैक्टिकल मैं आपको और बताता हूँ इनका दूसरा प्रयोग। और एक देखो, आप कोई भी कांच से भरा हुआ एक गिलास लो, उस कांच से भरे हुए गिलास के अंदर उसके पेंदे में, उसकी तली में आप कोई सिक्का रखो, तो देखना अब डेली लाइफ के अंदर आप ये लोग प्रैक्टिकली घर पे करके देख सकते हो कि आप कांच से भरे हुए गिलास के पेंदे में अगर आप कोई सिक्का रखोगे तो वो सिक्का आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। काफी उठा हुआ दिखाई देगा आपको, वो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ये भी कौन सी घटना के कारण होता है? अपवर्तन के कारण। देखो मैं आपको दिखाऊं, तो दूसरा एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? कांच से भरे गिलास के पेंदे में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ये भी कौन सी घटना का एग्जाम्पल है? प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल है। देखो मैंने एक कांच का भरा हुआ गिलास बना देता हूं, देखिएगा जी, ये मैंने कांच का एक गिलास लिया है और इसके अंदर सपोज करके देखो फुल भरा हुआ है। और फुल किसका भरा हुआ है? ये जल का भरा हुआ है, पानी का भरा हुआ है। तो पूरा कांच का गिलास मैंने किसका भर दिया? पानी का भर दिया। मान लो कि h ऊंचाई तक इस गिलास के अंदर पानी भरी हुई है, तो ये h जो है इसकी वास्तविक ऊंचाई है। क्या है ये? वास्तविक ऊंचाई। रियल के अंदर इतना पानी इसके अंदर भरा हुआ है। अब देखो जी, अब मैंने इसकी तली के अंदर एक सिक्का रख दिया। क्या रख दिया मैंने? इसकी तली के अंदर एक सिक्का रख दिया। अब सपोज करके देखो, आपको क्या करना है, आप यहां खड़े हो और यहां से आप लोग देखोगे तो आपको सिक्का जो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। सपोज करो ये मान लो आपकी आंखें हैं, ठीक है जी। यहां से आप लोग देख रहे हो, आपकी आंखों से जो प्रकाश की किरण आएगी, क्या वो किरण यहीं पे आएगी? आप लोग ये चाह रहे हो, सुनो मेरी बात, कि हमको ये सिक्का एकदम से सीधा का सीधा दिखाई दे दे। आप तो ये चाह रहे हो कि हमको सिक्का कहाँ पे दिखाई दे दे? सीधा सीधा। तो आप लोग जो सिद्ध निकाल के एकदम से इसको सीधा सीधा देखना चाहते हो, आपकी प्रकाश किरण ऐसे आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? अब लेकिन देखो, पहले ऊपर तो क्या थी? हवा थी। ये नीचे कौन सा माध्यम है? जल है। इसके अंदर कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी। तो आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे माध्यम चेंज होगा? माध्यम चेंज होगा तो अब मैं देखो यहाँ पे विलंब बना देता हूँ। ये मान लो विलंब है n। विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अविलंब से दूर हटेगी, अविलंब के पास में आएगी। अविलंब के क्या आएगी? पास में आएगी। तो अविलंब की क्या आ जाएगी? वो पास में आएगी। अब देखो मैंने अविलंब के पास में बना दिया, तो आपकी आंखों की किरण जाने तो चाहिए ऐसे, ऐसे ही ऐसा इस साइड से देखने की कोशिश करोगे आप लोग। अगर आप लोग इस साइड से देखने की कोशिश करोगे, आपकी प्रकाश की किरण दूसरी आंख जो है वो यहाँ से आएगी। तो वापस विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की वो मतलब माध्यम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसको मैंने क्या मान लिया? नॉर्मल n। तो वापस वो किधर मुड़ जाएगी? अविलंब की तरफ मुड़ेगी। ये मैंने अविलंब की तरफ मोड़ दिया। आपको वो सिक्का दिखना चाहिए रियल के अंदर ऐसा, लेकिन आपको वो सिक्का आभास होता है कहाँ पे? ऊपर उठा हुआ। ऊपर उठा हुआ है नहीं, वो सिर्फ आपको आभास होता है। तो इस किरण को आप आभासी रूप से आप कहाँ पे बढ़ाओगे? पीछे की तरफ। इसको भी आप किधर बढ़ाओगे? पीछे की तरफ। और वो सिक्का आपको कहाँ पे दिखाई देगा? यहाँ पे दिखाई देगा। कितनी ऊंचाई पर? ये जो ऊंचाई बनी है उस सिक्के के ऊपर उठी हुई, इस ऊंचाई को अपन मान लेते हैं एच डैश। और एच डैश यहाँ पे क्या है? ये है आभासी ऊंचाई। कौन सी ऊंचाई है? आभासी ऊंचाई। तो कोई आपसे पूछे कि कांच से भरे हुए गिलास के अंदर आभासी ऊंचाई का क्या तात्पर्य है, या फिर आपको सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, कौन सी घटना के कारण दिखाई दिया है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? प्रकाश का अपवर्तन का एग्जाम्पल।
तो प्रकाश किरण सीधी सीधी जाने की बजाय अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। मैं आज आपको ये समझाना चाहता हूँ, चाहे वो विरल से सघन में जाए, चाहे वो सघन से विरल में जाए। विरल से सघन में जाएगी तो आपको हमेशा याद रखना है कि वो विलंब की क्या आएगी, तरफ आएगी, विलंब की तरफ मुड़ेगी। आज का लास्ट एग्जाम्पल और हम आपको एक बात बता देता हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपवर्तन की और बाकी चीज़ों को पढ़ेंगे। एक लास्ट एग्जाम्पल के अंदर देखो, वो भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि सूर्यास्त हो जाने के बाद भी सूर्य का क्षितिज पर दिखाई देना। सूर्यास्त हो जाने पर भी, तीसरा एग्जाम्पल है, सूर्यास्त हो जाने पर भी सूर्य का क्षितिज पर दिखाई देना। देखो क्या होता है, क्षितिज का मतलब क्या होता है, अपनी आंखों के एकदम से जो पैरेलल है, समांतर है, उसको बोलते हैं क्षितिज, और जो लंबवत होता है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल, और ये क्या होता है, वर्टिकल। अब देखो क्या है, लेट सपोज करके देखो, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर सपोज करके देखो ये आप खड़े हो, क्या खड़े हो, या चारों ओर क्या है, वायुमंडल है, चारों ओर क्या है, वायुमंडल, और सूर्य है, सन जो है, एक मिनट, सन तो अपन बाद में बनाएंगे, वायुमंडल है, और ये आपकी बाढ़ मान लो, वायुमंडल, और ये जो है आपका क्षितिज पॉइंट है, ये काफी पड़ते हैं, इसको क्षितिज बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, ऊर्ध्वाधर बोलोगे। ये क्षितिज मैंने आपको बना दिया। अब पॉइंट क्या है, सूर्यास्त हो जाने पर भी सूर्य का छिप जाना, एक होता है सूर्योदय, एक होता है सूर्यास्त, दोनों ही घटनाओं के अंदर ही दिखेगा आपको। जब पे कलर की बात नहीं चल रही है, क्षितिज पर दिखाई क्यों देता है, मतलब सूर्य था यहाँ पे, वो सूर्य छिप चुका है, सूर्य जो है छिप गया है। देखो जैसे लास्ट के अंदर शाम को आप 6-7 बजे के समथिंग आप लोग देखते हो, सूर्यास्त छिप चुका होता है, सूर्य आपको नहीं दिखेगा, उसके बाद भी जो है दिन का उजाला होता रहेगा, मतलब दिन नहीं छिप रहा है अभी भी। तो देखो क्या होता है, जैसे सूर्य छिप गया, और सूर्य छिप के सपोज करके देखो यहाँ पे आ गया, सूर्य कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये अपना वास्तविक सूर्य है, ये वास्तविक सूर्य जो है वो तो कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया। लेकिन सूर्य ने जो अपनी लास्ट रे छोड़ी थी, लास्ट किरण छोड़ी थी, ये जो लास्ट किरणें होती हैं, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या है, काफी वायुमंडल की परतें हैं, ये जो लास्ट किरण थी ये काफी वायुमंडल की परतों से होते हुए आती है, काफी वायुमंडल की परतों से होते हुए आती है। अब देखो ये सारी की सारी वायुमंडल की परतें किसका काम करेंगी, सघन माध्यम का। इसके जस्ट ऊपर कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे तो इनकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये आपकी आंखों को कहाँ पे दिखेंगी, ये यहाँ पे दिखेंगी। और सूर्य आपको ऐसा लगेगा कि यार अभी भी उजाला हो रहा है, अभी भी सूर्य नहीं छिपा है, और सूर्य आप जब इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो सूर्य आपको कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा, क्षितिज पर दिखाई देगा। आपका क्षितिज पॉइंट तो यही था, और ये सूर्य आपको सिर्फ आभास हो रहा है, रियल सूर्य छिप चुका है। मेरी बात को समझो आप लोग, वास्तविक जो सूर्य था वो जा चुका है, इसने अपनी जो लास्ट रे छोड़ी थी वो अभी तक अपने पास में नहीं पहुंची है। किसके कारण, वायुमंडल की परतों के कारण। वो काफी वायुमंडल की परतों से होते हुए आती है, सघन माध्यम से होते हुए आती है। जैसे ही वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपको सूर्य जो है अभी भी दो, और ये हमेशा याद रखना, ये कौन सा सूर्य था, आभासी सूर्य है। और ये जो किरणें होती हैं, ये वास्तविक सूर्य की जो किरणें हैं जो इसने लास्ट में छोड़ी थी, ये किरणें वायुमंडल की परतों के कारण अपने पास में पहुंचते पहुंचते ये 2 मिनट का समय ले लेती है। कितने मिनट का समय ले लेती हैं, ये 2 मिनट का समय। इसलिए हमेशा याद रखना, ये काफी बार पूछा जाता है कि कितने मिनट का टाइम लेती हैं, तो ये कौन सी घटना के कारण हो रहा है, ये सारा का सारा मैटर, ये सारा का सारा हो रहा है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ सूर्यास्त के टाइम पे ही हो रहा है। इस टाइम की जब सूर्योदय हो गया, सूर्य जब उगेगा तो सूर्य तो उग चुका होगा, और सूर्य ने जो अपनी पहली किरण छोड़ी है वो अपने तक पहुंचने के अंदर कितने मिनट का टाइम ले लेगी, 2 मिनट का टाइम ले लेगी। तो सूर्य उगा है तब भी उसने 2 मिनट लेट हो गया, सूर्य छिपा है तब भी वो कितना हो गया, 2 मिनट लेट। इसलिए पूरे दिन के अंदर अपने जो दिन की अवधि है वो कितने मिनट बढ़ जाएगी, 2 मिनट सुबह वाली और 2 मिनट शाम को वाली। और दिन की अवधि के अंदर कितने मिनट की वृद्धि हो जाएगी, 4 मिनट की वृद्धि हो जाएगी। तो दिन की वृद्धि के अंदर जो 4 मिनट की वृद्धि होती है वो कौन सी घटनाएं कारण होती है, प्रकाश के अपवर्तन के अंदर। ठीक है, ये मैंने आपको प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल। तो सुनो, आज अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, एक तो अपवर्तन की परिभाषा पढ़ी, एक अपवर्तन के नियम पढ़े, नियमों के अंदर पहला नियम, दूसरा नियम स्नेल का नियम पढ़ा, अपवर्तनांक के बारे में जाना, और फिर अपन ने प्रकाश के अपवर्तन के जो डेली लाइफ के और किताबों के अंदर जो एग्जाम्पल दिए हुए थे उनके बारे में पढ़ा।
तो आज की क्लास के अंदर हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो अपरतन की और भी मज़ेदार क्लास होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपने इस चैनल के ऊपर जुड़े रहें और लगातार क्लासेस को लेते रहें भाई। अगर वरना आप लोग बीच में एक बार अगर आपका पढ़ने का रिदम टूट गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी क्लास को अपने मतलब रिदम के अंदर आने के लिए। ठीक है, ऐसे ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद, थैंक यू।